इमिग्रेशन लॉ विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता है। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो के अंदर हमें कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जिससे आपके मसले का कोई ना कोई हल निकल सके। अगेन, शो का फॉर्मेट ये है कि आप कॉल कर सकते हैं। मैं आपको कॉल करने के बाद, मैं सवाल पूछने के बाद आप प्लीज़ फ़ोन रख दीजिए और टीवी पे जवाब सुन लें। कभी कभी लोग कॉल करते हैं और टीवी पे मेरी आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं, थोड़ा टाइम डिले की वजह से फिर कॉल लंबी हो जाती है। जहाँ तक बात है कॉन्टैक्ट डिटेल्स की, ईमेल आता है शो के दौरान एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो अपना नाम और नंबर मेरी ईमेल पे भेज दीजिए और एज सून एज पॉसिबल मैं कोशिश करूँगा आई कैन कॉल यू बैक। अब इससे पहले हम कॉल्स लेने का सिलसिला शुरू करें, एक चीज़ है जो मुझसे बड़ी पूछी जाती है कि स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे पूछते हैं कि जी ETS का इस वक्त क्या सिचुएशन है, यानी कि जिन लोगों ने टोइक के एग्ज़ाम दिए थे, जी हमें अभी ये समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है। देखें, आप जो करें डिपेंडिंग ऑन द केस के आया आप होम ऑफिस को चैलेंज कर रहे हैं यानी थ्रू फर्स्ट स्टेट ट्राइब्यूनल या JR एप्लीकेशन के, एक चीज़ ज़रूर करें जो कोर्ट ज़रूरी देखना चाहता है कि आपने होम ऑफिस एंड ETS या टोइक वालों को किस तरीके से कांटेक्ट किया जब आपको ये पता चला है कि उन्होंने आपके एग्जामिनेशन को इनवैलिड कर दिया है बिकॉज ऑफ उनको ये लगा है कि किसी प्रॉक्सी टेकर ने आपका टेस्ट दिया, यानी कि कोई और बंदे ने बैठ के आपका टेस्ट दिया है। अगर होम ऑफिस ने यह आप पे इल्ज़ाम लगाया तो कोर्ट ये भी देखना चाहता है कि आपने उसके अगेंस्ट क्या स्टेप्स लिए हैं, कि आया आपने ETS को कांटेक्ट किया, आपने टोइक को कांटेक्ट किया है, आपने कांटेक्ट किया जो कि एक ही अदारा है बट आपने होम ऑफिस को कांटेक्ट किया और पूछा है कि जी मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए बिकॉज मैंने टेस्ट खुद दिया, जो वो ऐसे, ताकि कोर्ट ये देखना चाहता है कि आप कितने बेकसूर हैं और क्या स्टेप्स आपके लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं ज़रा बताना चाह रहा था ETS के केसेस के बारे में। बाकी एक वो अलग कहानी है कि आप JR कर रहे हैं, जुडिशल रिव्यू या ट्राइब्यूनल में अपील कर रहे हैं, वो एक अलग स्टोरी है, बट ये करना बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, इस तरह के एक बंदा अपनी फैमिली के साथ यूके में असylum करता है जी, और असylum के दौरान वो अपने कंट्री चला जाता है, 2 माह वहाँ पे गुजार किया जाता है वापस। सॉरी, होम ऑफिस ऊंचा बोलेंगे। उसके इफेक्ट असylum पे क्या इफेक्ट होगा? असाइलम पे क्या इफेक्ट होगा? हाँ जी, क्योंकि ठीक है, वो 2 मैं माह अर्ज़ अपनी कर कंट्री में देता फिर हूँ। रह के आप वापस आ गए। ठीक है, मैं अर्ज़ कर देता हूँ। देखिए, अगर आप होम ऑफिस की पॉलिसी पढ़ें तो उसमें उन्होंने यहाँ तक बोला है कि अगर हम आपको रेफ्यूजी स्टेटस देते हैं तो जब तक हमने आपको रेफ्यूजी स्टेटस दिया हुआ है 5 साल का, अगर इन 5 साल के दौरान आपके हालात चेंज हो जाते हैं आपने हमें इमीडिएटली बताना है, क्योंकि फिर आप टेक्निकली रेफ्यूजी शायद ना कहलाएं और वो शायद आपको ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन दे दें या ह्यूमन राइट के ऊपर दे दें या कहें जी हम आपको कुछ भी नहीं देते, अब आप वापस चले जाएं। तो अब डिपेंड करता है कि आपने असाइलम किस बात के ऊपर किया हुआ है। कि अगर आपने असाइलम किया हुआ है कि जी मेरी जान को ख़तरा है अपने मुल्क में और आप फिर भी अपने मुल्क चले जाते हैं, तो फिर जारी बात है कि अगर होम ऑफिस वाले आपकी फ़ाइल खोल लें एयरपोर्ट पे रोक के या उनको बाद में पता चल जाए कि जी आप अपने मुल्क गए थे, तो येस अपनी पॉलिसी को अगर वो फॉलो करें तो वो आपके लिए मुश्किलात भी खड़ी कर सकते हैं। फिर वो एक अलग कहानी शुरू हो जाती है कि आप किस तरीके से उस केस को फ़ाइट करें, बट बॉटम लाइन ये है कि अगर वो चाहें तो काफ़ी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। अगेन बड़ा डिपेंड करता है कि आपने किस बेसिस के ऊपर असाइलम क्लेम किया। लेकिन ख़ुद सोचें कि आप कह रहे हैं कि जी उधर मेरी जान को ख़तरा है और जैसे ही उन्होंने आपको 5 साल का वीज़ा दिया आप उसी मुल्क में वापस जा रहे हैं, तो क्योंकि वो सारा स्टेटस 5 साल का आपका रेफ्यूजी है, तो ज़रा उसमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए एप्लीकेंट्स को। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, मैं मैनचेस्टर वाली बात कर रहा हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है। जी अली पूछो। जी एक क्वेश्चन है, मैं 12वें महीने से हमारा इंटरव्यू हुआ था, सालम का केस आया था जी 2015 में। जी जी तो 10-8 महीने हो गए कोई जवाब सवाल नहीं दे रहे ना। जी तो एक सवाल मेरा है, वो मेरा एक फ्रेंड है आया तकरीबन जो ऐसे मुल्क की उम्र सी 22 साल ना, अनलीगल हो गया है 10 साल तो जी। ते उन्होंने मतलब 12 साल हो गए ने, तो बन सकता है? सॉरी, आपने आखिर में क्या बोला? बंदे ने जी आपने अभी क्या बोला? उनको 12 साल हो गए, फिर आपने क्या बोला? जी उनके बारे में कुछ हो सकता है? ओके, अब उनकी उम्र इस वक्त कितनी है? जी तो मैं टीवी आपका ना सवाल इस वक्त उनकी उम्र कितनी है आपके दोस्त की? जी जब इस मुल्क में आए थे तकरीबन उनकी उम्र थी 21 थी। ठीक है जी, मैं अर्ज कर देता हूँ। बड़ी मेहरबानी आपकी अली, थैंक यू वेरी मच। बड़ी मेहरबानी अली।
देखें अली, जहाँ तक बात आता है असाइलम की और होम ऑफिस ने 8 महीने लगा लिए हैं, तो उस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। कभी कभी ये होता है कि ये लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं बैक होम, यानी कि अगर आपने कुछ बताया कि हमने एफआईआरें पेश की हैं, कोई रिपोर्ट्स पेश की हैं, तो ये भी सुनने में आया और देखने में आया है कि ये लोग इंक्वायरीज़ भेजते हैं बैक होम, यानी कि अगर आप पाकिस्तान से तो पाकिस्तान में इंक्वायरी भेजेंगे। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, दो में से एक, कि या तो वो इंक्वायरीज़ कर रहे हैं पाकिस्तान से जिसकी वजह से टाइम लग रहा है। सेकेंड, जो एक ये भी रीज़न हो सकती है कि जो केस वर्क यूनिट है जो आपका केस देख रहा है, उनके पास फाइलें बहुत ज़्यादा हैं और इस वक्त तक आपकी बारी नहीं आई। तो दोनों में से कोई भी रीज़न हो सकती है, घबराने की बात नहीं। एज़ लॉन्ग एज़ आपका सिस्टम के अंदर केस है, आप ज़्यादा चेस करवाना चाहते हैं, ज़रूर जाएँ अपने एमपी के पास और वो ख़त लिखेंगे तो उससे आपका केस शायद थोड़ा सा ऊपर आ जाए। बट कहने का मतलब है उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एज़ लॉन्ग एज़ आप, ज़ाहिर बात है, साइलम पे हैं तो आप कॉन्टैक्ट में होम ऑफिस है, तो यू शुड बी ऑल राइट। जहाँ तक आपने अपने दोस्त की बात बोली, देखें अनफॉर्चुनेटली 2012 में ह्यूमन राइट के थोड़े लॉज आए थे और सबसे जो बड़ी चेंज उसमें आई थी कि 2012 से पहले एक रूल था कि अगर आप इलीगल इस कंट्री में 14 साल रहें तो आपको यहाँ इंडेफिनेट मिल जाता था। 2012 जुलाई में उन्होंने वो लॉ ख़त्म कर दिया। अब जो नया इलीगल या ओवरस्टे का लॉ है वो 20 साल का है, यानी कि उन्होंने जो नए कवानीन लाए उसमें एक उन्होंने बोला कि जी किसी बच्चे को यहाँ 7 साल हो जाए एंड इट इज़ अनरीजनेबल फॉर द चाइल्ड टू लीव द यूनाइटेड किंगडम, जो मेन लॉज हैं। फिर उन्होंने कहा अगर कोई यहाँ बंदे को 20 साल हो जाए, फिर उन्होंने कहा कि जी अगर किसी की उम्र 18 से 25 के बीच में और आधी लाइफ उन्होंने यहाँ गुजारी है, या किसी को 20 साल से कम हुए लेकिन बड़े कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस हैं। तो आपके दोस्त को इस वक्त सिर्फ 12 साल हुए हैं इस कंट्री के अंदर, तो मैंने इसलिए एज पूछी कि शायद 25 से कम हो, तो उनको अभी 20 भी नहीं हुए। हाँ, एक चौथी कैटेगरी आप सुन सकते हैं कि तारिक भाई आपने ये भी कहा था कि अगर 20 से कम हो कंपेलिंग, लेकिन वो जो कंपेलिंग का थ्रेशोल्ड है वो इतना हाई है कि उसको मीट करना बड़ा मुश्किल है। बट अगेन ह्यूमन राइट बड़े फैक्ट सेंसिटिव होते हैं केसेस, आपको प्रॉपर जाके बैठ के कहीं से एडवाइस लेनी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि इतनी पुरुम्मीद होके ना बैठें आप। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, राशिद बात कर लंदन से। जी राशिद सर, मैंने एफएल और केस अप्लाई किया था। थोड़ा ऊंचा बोलेंगे राशिद, आज थोड़ा मुझे आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है कान में। अभी है सर आवाज़? एफएलआर आपने अप्लाई किया? जी सर, तो उन्होंने मुझे राइट ऑफ अपील दे दिया था। मैं कोर्ट में गया हूँ, जीत कर भी आया हूँ कोर्ट से, अपील भी नहीं किया, तो दोबारा उन्होंने मुझे राइट ऑफ अपील दे दी है। अच्छा, तो दोबारा मैं सेकंड टर्म, वहाँ भी मेरा केस सुना गया उन्होंने, तो दोबारा उस जज ने अपील विन कर दी थी मेरी। तो जब दोबारा होम ऑफिस के बाद जब मेरी फाइल की है तो उन्होंने दोबारा मेरी अपील कर दी। अच्छा, तो थर्ड टाइम मैं गया हूँ कोर्ट में, तो उन्होंने कहा जी कि आपने हमें जो डॉक्यूमेंट्स भेजे थे लेट भेजे हैं और तुम्हारी जो वाइफ है पाकिस्तान जाके रह सकती है, ये है वो। उन्होंने जो बहुत सी बातें की हैं कि रह सकती है पाकिस्तान में जाकर, तो उसकी हेल्थ कंडीशन भी ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मैंने अप्लाई किया था। तो अभी दोबारा मैंने जो है नई एप्लीकेशन डाल दी है, 6 महीने हो गए सर भेजे हुए मुझे, तो उसका कुछ जवाब नहीं आया। तो आपका सवाल क्या है भाई? सवाल यही है कि सर मैंने कितना टाइम लेते हैं होम ऑफिस वाले जो है ना एफएलआर केस में दोबारा भेजने में? ऑलराइट, मैं अर्ज़ कर देता हूँ, बड़ी मेहरबानी। देखें, जहाँ तक बात आती है केस के मेरिट की, जब तक कागजात नहीं पढ़े जा सकते तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता, जो मैं पहले भी अर्ज़ करता हूँ। जहाँ तक बात आती है टाइम कितना लगता है, FLRO या FP जो कि फैमिली एंड प्राइवेट लाइक एप्लीकेशंस हैं, उनमें इस वक्त वो एनीवेयर फ्रॉम 6 मंथ्स टू 8 to 9 मंथ्स भी लगा रहे हैं। लेकिन मैं एक अर्ज़ कर दूं, क्योंकि आपने मुझे जिक्र किया कि तारिक भाई पहले मेरी अपील राइट्स एग्जॉस्ट हुई, आप जीते हारे जो भी हुआ, फिर आपने दोबारा अप्लाई किया। मैं एक छोटा सा यहाँ अर्ज़ कर दूँ, मैं हर एक को बोलता हूँ कि ये ज़रूर देख लें कि जब आप नई एप्लीकेशन डालने लगते हैं और स्पेशली आपने पहले कभी कोई केस डाला हो जो कि ख़त्म हो गया हो, कि आया आप फ्रेश क्लेम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। मैं इसलिए कहता हूँ ज़रूर चेक कर लें कि फ़्रेश क्लेम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, बिकॉज जो नई एप्लीकेशन है उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। 811 पाउंड फ़ीस है और फिर 500 पाउंड IHS जो हेल्थ सरचार्ज है वो है। ठीक है, 500 पाउंड वापस भी आता है अगर आपको वीज़ा ना लगे, लेकिन एकदम आपका तकरीबन 1311 कुछ 1400 पाउंड लीगल फ़ी हटा के लग जाता है। तो ये ज़रूर देखें कि आपका केस फ्रेश क्लेम के लिए बनता है या नहीं, बिकॉज उसमें होम ऑफिस की कोई फ़ी नहीं होती, आपने सिर्फ अपने लॉयर को लीगल फ़ी देनी होती है। मैं वैसे ही अर्ज़ कर रहा हूँ, बिकॉज काफ़ी लोग, आप तो एक सिंगल है, मे बी आपके पास फाइनेंस भी है, लेकिन मैं काफ़ी फैमिलीज़ को जानता हूँ, 2 बच्चे खुद मियाँ बीवी होते हैं, तो 4 की तकरीबन 3,500-4,000 तो फ़ीस सिर्फ बन जाती है। तो वो
अक्सर वो एलिजिबल होते हैं फ्रेश क्लेम के लिए, लेकिन उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता, बिकॉज वही जो आपके पैसे बच रहे हैं फ़ी के, वो आप बाद में GR या किसी और एप्लीकेशन पर लगा सकते हैं रिव्यू के अंदर या अपीलों के अंदर, इफ़ केस में कोई दम है। तो सिर्फ मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाह रहा था। थैंक यू। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, मैं बस एक छोटी सी अर्ज़ कर दूं कि अगर आप टीवी देख रहे हैं और आप लाइन पे भी ऑन होल्ड हैं तो प्लीज़ थोड़ा अपना ध्यान लाइन पे दें, बिकॉज टीवी पे थोड़ा लेट आपको सुनाई देगी मेरी आवाज़। हेलो Hello, is that Shazad? यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? Hi, I was just calling to get some advice. Yes, ma'am. My husband is originally from Pakistan. He's been in the UK for over 12 years. He applied for asylum, that was refused. Then we got married religiously in 2010, submitted an application, that got refused. We then submitted further submissions because they probably thought our relationship wasn't genuine. Now we just had our tribunal hearing last week. I'm born here in UK. He's from Pakistan, and I've got a mortgage here. Now, when I went to the hearing, they said the only downside is he's got 2 drink driving convictions. The last conviction has been over 2 years now. So now they said to us, we'll get a decision within 2 weeks. But the only downside is they said he's got drink convictions, and I've got a mortgage here. They've asked me, why can't you go to stay in Pakistan with him? I said I can't because my parents got health issues. What do you think are the chances that they could either... All right. And do you have any children? Sorry? Do you have any children? No, no children. All right. And you've been together for 2 years, isn't it? All right. I think you hung up, but I'll explain to you. Look. Hello, no, I'm here. I'm still, sorry, I'm here. No, that's fine. I said, do you have any, you've been together for 2 years? No children. No. Okay. And you've been here together for 2 years, correct? No, we've been here for we've been together. We've done an Islamic religious ceremony in 2010. So we've been living for 6 years. All right. Thank you, ma'am. You could hang up and listen to my answer on the phone on the TV, please. All right. The first thing is just to give you a little bit of background information, because it'll be relevant to other people as well. Unfortunately, Islamic nikah and any religious ceremonies undertaken through the mosque is not recognized under the British law. They want you to get married in the registrar office, and they will not call him your partner or spouse unless either you have lived together for 2 years in a relationship or you are married to the British law. Now, initially you were not married to the British law, so they haven't recognized it. But now they're saying you're living together for 2 years, so they are saying that you're a partner. But at the same time, they're making an allegation that your relationship is not genuine. Now, if you can overturn that part of the decision, then comes the second part. Now, in order for him to get a partner visa or a spouse visa, because if you've been living together for 2 years, he's classified as a spouse, you must have valid leave to remain visa. Now, he did not have valid leave to remain visa because he had overstayed previously. Now, if that is the thing, you have to apply one of the exceptions. The exception number 1 is there is a British child or any child who's lived in this country for 7 years involved in the relationship and it's unreasonable for the child to leave the country. Now, that's why I asked you, do you have children? You said no. The second category for exception is that you are in a relationship with a British spouse or a settled person, which he is in your case, and there are insurmountable obstacles for your wife to go and live with you in Pakistan. So you have to prove to the court that what are the insurmountable obstacles you have going and living in Pakistan with your husband. And you made a very valid point that you have parents who require care, which you are tending to. So that, in my view, is an arguable case. Now, I do not know how you presented the case in court. I wish you the best, but all I can say is that coming to the insurmountable obstacle, you by telling me that you have family here you have to look after, is within those boundaries. Now, whether the judge will accept that, I do not know. But of course, if that is the case, and God forbid you lose in the tribunal, you have the remedy of maybe appealing that decision, reviewing that decision, or submitting more evidence to prove that why there are insurmountable obstacles in you leaving this country. So I wish you all the best. Thank you so much. मुझे बार बार बताया जा रहा है कि ब्रेक का भी टाइम है, बट क्योंकि सवाल बड़ा अच्छा था, तो I thought I'll answer that first. So inshallah, I'll see you on the other side of the break.